क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो हमारा टॉपिक है। देखेंगे बच्चों हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा भाग 2। आज हमारा है टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, जो क्वेश्चन नंबर 1A में जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके लिए हम एक क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से चॉइस करना रहता है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करने वाला हूं आज के लेक्चर में। देखिए हमारे बच्चों 5 चैप्टर जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है मानसिकता और उत्क्रांति, सेकंड चैप्टर है सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 1, पार्ट 3 है सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2, पार्ट 4 है पर्यावरणीय व्यवस्थापन और पार्ट 5 है हरित ऊर्जा की दिशा में। तो आज हम ये 5 पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि बच्चों पार्ट 1 देख रहे हैं आप लोग, इसमें जो क्वेश्चन है पहला वो है निम्नलिखित में से होमो सेपियंस का पहला उदाहरण कौन सा है बच्चों। होमो सेपियंस कौन था बच्चों? होमो सेपियंस बच्चों वह प्राणी वर्ग था, वह बुद्धिमान मानव था जो करीब 50,000 वर्ष पूर्व इस मानव क्या हुआ अस्तित्व में आया। और यह मानव इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि यह धीरे धीरे क्या होने लगा, मनुष्य की तरह चलने लगा। मनुष्य के बाद इसका मस्तिष्क बड़ा हो गया और विकास करते गया। यह वह पहला मानव था जिसने अग्नि की खोज की थी और पूर्ण तरह से मस्तिष्क के विकसित होने की वजह से इसे बुद्धिमान मानव कहा गया। और इस बुद्धिमान मानव का नाम है निएंडरथल मानव। मैंने 4 ऑप्शन दिया बच्चों, निएंडरथल मानव, ट्रायोपिथिक्स, क्रो-मैग्नन और रामापिथिक्स। तो इसमें बच्चों जो रेड वाला पार्ट मैंने लिखा है ना, वो हमारा राइट आंसर है। तो इसका आंसर है निएंडरथल मानव। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से होमो सेपियन का पहला उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों 4 ऑप्शन में से पहला उदाहरण निएंडरथल मानव है। निएंडरथल मानव का मतलब होता है बुद्धिमान मानव, जिसका करीब 1 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, इसका मस्तिष्क विकसित हुआ और मस्तिष्क विकसित होने के साथ साथ इसने क्या किया, अग्नि की खोज की। तो इसका सही आंसर है बच्चों निएंडरथल मानव। अगला क्वेश्चन है डीएनए के धागे पर विद्यमान जानकारी को एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए के धागे पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस बच्चों ये क्वेश्चन पिछले साल 2020 में आया था, मार्च में, 2019 में भी आया है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, डीएनए वाला क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों 4 ऑप्शन है, हस्तांतरण, भाषांतरण, प्रतिलेखन और उत्परिवर्तन। आओ बच्चों पहले हम लोग ये जान ले कि ये तीनों चीज है क्या। प्रतिलेखन किसे कहते हैं, भाषांतरण किसे कहते हैं, हस्तांतरण किसे कहते हैं और उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। पहले हम सबकी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला है बच्चों हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि आरएनए के 3 भाग होते हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो इसमें जो भाषांतरण है उसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए में जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरक क्रम के एंटी कोडॉन को क्या कहते हैं, धारण करने वाले को हम टीआरएनए कहते हैं। तो ये जो मैसेंजर आरएनए में जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरक कोडॉन के एंटी कोडॉन को धारण करने वाले टीआरएनए को जो प्रतिसंश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको जो लाता है, उस प्रतिसंश्लेषण की प्रक्रिया को कहते हैं भाषांतरण। तो ये इसका भाषांतरण, इसका आंसर नहीं होगा। अगला दिया है बच्चों, अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है भाषांतरण। भाषांतरण में क्या होता है बच्चों, इसमें जो एमआरएनए होता है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर एक एक करके जो ट्रिप्लोन कोडॉन में जो अंतर पाया जाता है और अंतर के साथ साथ जो राइबोसोम की जब वो सरकता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम भाषांतरण कहते हैं। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रतिलेखन। प्रतिलेखन क्या होता है बच्चों, प्रतिलेखन इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि लिखा गया, इसका परिभाषा है डीएनए पर स्थित जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके क्रम के अनुसार जो आरएनए में जो निर्मित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रतिलेखन कहते हैं। और यही इसका आंसर है। तो क्या दिया क्वेश्चन, डीएनए के धागे पर जो विद्यमान जानकारी होती है वो एमआरएनए के धागे पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा भी है और ये इसकी क्या है, आंसर भी है। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1B में या तो 2A में भी पूछा जाता है परिभाषा लिखो। तो परिभाषा लिखो में तीनों में से कोई भी एक परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है। तो इस 3 टॉपिक का हस्तांतरण, भाषांतरण और प्रतिलेखन,
इन तीनों टॉपिक पे या तो परिभाषा आपको आएगा या तो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसका सही आंसर है प्रतिलेखन। अब उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्परिवर्तन का तो मतलब कुछ होगा। तो उत्परिवर्तन मतलब होता है जो जनुक होते हैं, जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, उसमें जो अचानक होने वाला जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसका सही आंसर था प्रतिलेखन। प्रतिलेखन का मतलब होता है डीएनए के धागे पर जो विद्यमान जानकारी होती है वो एमआरएनए के धागे पर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डैश एनिलिडा और संधिपात प्राणियों के मध्य के संयोजी कड़ी है। तो इसका चार ऑप्शन दिया गया है। अ में दिया गया है पेलिटपस, बी में दिया गया है पेरिपेटस, सी में दिया गया लंग फिश और चौथे में दिया गया देव मछली। तो बच्चों पहले ये जानना जरूरी है कि संयोजी कड़ी होता क्या है। तो संयोजी कड़ी का मतलब होता है बच्चों, कुछ वनस्पतियों प्राणियों के शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनके संबंध में दो विभिन्न समूहों को जोड़ा जाता है, और ये जो दो विभिन्न समूहों को जोड़ा जाता है इसी को कहते हैं संयोजी कड़ी। तो यहाँ दो विभिन्न समूह कौन से? एनिलिडा और सांधिपात। अब हमको ये जानना है कि एनिलिडा और सांधिपात को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो एक है पेलिपेटस, एक है पेरिपेटस, एक है लंग फिश और चौथा है देव मछली। तो इसका सही आंसर है बच्चों रेड वाला पेरिपेटस। अब ये पेरिपेटस ही एक ऐसा लक्षण है जिसमें एनिलिडा और सांधिपात के समूह के लक्षण समान दिखते हैं। इसके अलावा जो बच्चों पेलिपेटस होता है, पहला वाला प्लेटिपस, तो क्या है बच्चों? वो सरीसृप और स्तनधारी प्राणी। ध्यान में रखिए, पहला वाला जो पेलिपेटस है ना, वो दिखाता है स्तनधारी प्राणी और सरीसृप प्राणी, और पेरिपेटस में आता है एनिलिडा और संधिपात वाली। तो संयोजी कड़ी मतलब होता है दो समूहों को जोड़ के जो उनमें संबंध बनाया जाता है उसे संयोजी कड़ी कहते हैं। और जो पहला ऑप्शन है पेलिटिपस, उसमें आएंगे सरीसृप और स्तनधारी। सरीसृप मतलब होता है वे प्राणी जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, जैसे सांप, ये आ गया पेलिटिपस में, और स्तनधारी प्राणी पेरिपेटस। अगला दिया लंग फिश। लंग फिश का मतलब क्या होता है बच्चों? लंग फिश मतलब होता है वो संयोजी कड़ी जिसमें मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, और उभयचर वर्ग, ये प्राणी के समूह के संबंध दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं लंग फिश। तो इस तरह ये अगला जो उदाहरण है उद्योग देव मछली। उद्योग मछली भी क्या आता है बच्चों? इसी में आता है। उद्योग मछली मतलब होता है जो वेल मछली होता है ना, उसी के वर्ग का है देव मछली है। तो इसका सही आंसर है बच्चों पेरिपेटस। मैं फिर से बता रहा हूँ तीनों ऑप्शन, पेलिटिपस, पेरिपेटस और लंग फिश। पेलिटिपस का मतलब होता है बच्चों सरीसृप और स्तनधारी प्राणी के समूह, और पेरिपेटस का मतलब होता है एनिलिडा और संधिपात प्राणी के संबंध, और लंग फिश का मतलब होता है बच्चों मत्स्य प्राणी और उभयचर वर्ग के प्राणी। तो इसका सही आंसर है बच्चों पेरिपेटस। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीलियम में पूछा गया था पिछले साल, 5 प्रीलियम हुआ था, उसमें से एक ऑप्शन में पूछा गया था खाली स्थान एनिलिडा और संधिपात। तो ये मैंने ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको और भी पूछा जा सकता है, पेलिटिपस का भी पूछा जा सकता है। पेलिटिपस का है बच्चों सरीसृप और स्तनधारी, और लंग फिश के लिए आता है बच्चों मत्स्य और उभयचर वर्ग। तो बच्चों ये पार्ट 1 का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लो बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया गया है पहला क्वेश्चन, हम कार्बोहाइड्रेट जिसको होते हैं कार्बोज पदार्थ से कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों कार्बोज पदार्थ मतलब होता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। गेहूं, चावल, दाल, ये जो हम खाते हैं, ये क्या है बच्चों? कार्बोज पदार्थ है। आपको मालूम बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सॉरी क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है एनिलिडा और संधिपात प्राणी, ये मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके पहले जो डीएनए वाला मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, ये मार्च 2020 में पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते बच्चों पार्ट 2 में, हम कार्बोहाइड्रेट कार्बोज पदार्थ से कितनी ऊर्जा प्राप्त। 4 ऑप्शन में दिया गया है। पहला 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, दूसरा दिया गया है 9 कैलोरी पर ग्राम, तीसरा दिया गया है 4 कैलोरी पर ग्राम, और चौथा दिया गया है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो बच्चों जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं कार्बोज पदार्थ, उससे हमें कुल 4 किलो कैलोरी पर ग्राम की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगला है बच्चों कायिक कोशिका और मूल कोशिका का डैश विभाजन द्वारा
विभाजित होती है? मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो इसके 4 ऑप्शन है, अर्धसूत्री, समसूत्री, मुकुलन और क्लोनिंग। तो हमको ये जानना है बच्चों कि ये पहले अर्धसूत्री और समसूत्री के बारे में जानते हैं बच्चों। ये विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 में या तो 3 में, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री का जब विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र, गुणसूत्र ये मनुष्य को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, या तो 23 जोड़ियां होती हैं, और ये उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त होती है। अर्धगुणसूत्री का जब विभाजन होता है तब उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों? एक जनक कोशिका से 4 संतत कोशिका मतलब डॉटर सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के 2 चरण होते हैं बच्चों, भाग 1 और भाग 2, और प्रत्येक चरण में, प्रत्येक भाग में 4 अवस्था होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था और अंतावस्था। अर्धसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था की कालावधि होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अर्धगुणसूत्री विभाजन में जो समजात गुणसूत्रों में जनुकीय पुनर्संयोग पाया जाता है, तो यह अर्धगुणसूत्री है। दूसरा है समसूत्री, इसका सही आंसर है समसूत्री। आओ हम जानिए समसूत्री विभाजन होता क्या है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चों? जब ये विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? एक जनक कोशिका से 2 संतत कोशिका का निर्माण होता है, और इसमें भी 4 अवस्थाएं पाई जाती है बच्चों, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था और अंत्यावस्था। मगर इसमें जो पूर्वावस्था की जो कालावधि होती है वो ज्यादा समय तक नहीं होती है, और इसमें जो समजात गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है, जनुकीय पुनर्संयोग नहीं हो पाता है। आगे है मुकुलन। तो मुकुलन भी एक तरह का बच्चों विभाजन है। मुकुलन में पहले तो अर्धसूत्री हो गया, समसूत्री, इसमें अंतर भी आपको याद रखना है। अब अगला दिया गया है बच्चों मुकुलन। मुकुलन विभाजन में भी इसी तरह का विभाजन होता है, जिसमें वनस्पतियों का विभाजन होते समय यह देखा जाता है कि वो कायिक कोशिका में विभाजन हो रहा है कि वो मूल कोशिका में विभाजन हो रहा है। तो हमारा इसका जो आंसर है बच्चों, ये इसका सही आंसर है समसूत्री विभाजन। आगे चौथा ऑप्शन दिया बच्चों क्लोनिंग। क्लोनिंग भी इसी तरह का विभाजन है, जिसमें एक सजीव दूसरे सजीव की तरह मिलता जुलता दिखाई देता है, और उसकी जो प्रक्रिया होती है वो सेम टू सेम वैसे ही होती है जैसे इसकी पहले वनस्पतियों की होती है। तो ये कोशिका विभाजन के 4 उदाहरण हैं, एक है समसूत्री, एक है अर्धसूत्री, एक है मुकुलन और एक है क्लोनिंग। आगे अगर मैं इसके बारे में डिटेल बताऊं मुकुलन, तो मुकुलन में ही पहले सजीव की तरह दूसरे सजीव के में उसकी रूपरेखा दिखाई देती है। तो कायिक कोशिका और मूल कोशिका का जो विभाजन होता है बच्चों, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह इसका सही आंसर है। तीसरा दिया बच्चों केंद्रक के विभाजन में कौन सी अवस्था से दिखाई देती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, 4 अवस्था होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो जब भी केंद्र का विभाजन होता है वो हमेशा माध्य अवस्था से दिखाई देता है। मध्य अवस्था मतलब बीच वाली अवस्था। जो 4 अवस्था में विभाजन होता है अर्धगुणसूत्री विभाजन का, उसमें जो सेकंड वाला है बच्चों माध्य अवस्था, उसे से दिखाई देती है। माध्य अवस्था में क्या होता है बच्चों? गुणसूत्रों का घनीभवन पूरी तरह से हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र उनके अर्ध गुणसूत्रों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये माध्य अवस्था के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो गुणसूत्र कोशिका के समतल और समांतर दोनों व्यवस्था में दिखाई देते हैं, और इसमें क्या होता है? केंद्रक आवरण पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। पूरी तरह से दिखने के बाद वो क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो दूसरा क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, पहला और तीसरा भी पूछे जा सकते हैं आने वाले साल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2 का ये। आगे हम बच्चों चलते हैं पार्ट 3 में, किण्व क्या होता है। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों, जीवन प्रक्रिया भाग 2। आगे क्या लिखा गया? किण्व क्या होता है? तो एकदम जनरल क्वेश्चन है बच्चों। किण्व का मतलब होता है कवक। तो किण्व जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया नहीं होता है, आदि जीव भी नहीं होता है, कवक होता है। तो इसका आंसर है कवक। स्पंज तो होते ही नहीं है। तो किण्व क्या होता है? किण्व एक कवक होता है। आगे है पुयुग्मक। पुयुग्मक मतलब होता है पुरुष का युग्मक और स्त्री युग्मक।
के संयोग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पुंयुग्मक और स्त्री युग्मक के संयोग की प्रक्रिया को पहला है फलन, दूसरा है परागण, तीसरा है बीजांकुरण और चौथा है दोहरा फलन। तो बच्चों पहले तो आप ये जान लो कि परागण और बीजांकुरण ये पाया जाता है वनस्पतियों में, और हम बात कर रहे हैं पुंयुग्मक और स्त्री युग्मक जो मनुष्य में और प्राणियों में पाया जाता है, जो मनुष्य में पाया जाता है। तो इसमें दिया गया है कि इस फलन को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फलन या दोहरा फलन। तो हमको इसका सही आंसर है दोहरा फलन। एक होता है फलन, एक होता है दोहरा फलन। फलन का मतलब क्या होता है बच्चों? फलन का मतलब होता है जब स्त्री युग्मक और पुरुष युग्मक केवल एक बार आपस में संयोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसको फलन कहते हैं। फलन का दूसरा नाम है बच्चों निषेचन। जब अगुणित नर और मादा युग्मक का संयोग होता है तब फलन होता है। फलन के बाद समसूत्री विभाजन होता है और इससे क्या तैयार होता है? भ्रूण तैयार होता है। हमारा टॉपिक है दोहरा फलन। दोहरा फलन क्या होता है बच्चों? दोहरा फलन में क्या होता है? जब एक पुंयुग्मक और स्त्री युग्मक के संयोग होने से जाइगोट मतलब जिसको युग्मक बनता है उसे फलन कहते हैं। परंतु जब दूसरा पुंयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों से संयोग करता है और भ्रूण पोष बनाता है तो इस प्रक्रिया को दो पुंयुग्मक भाग लेते हैं। जब दो पुंयुग्मक भाग लेते हैं तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा फलन कहते हैं। तो पुंयुग्मक और स्त्री युग्मक के संयोग की प्रक्रिया का जो सही आंसर है वो है दोहरा फलन। ये दोहरा फलन की वजह से होता है। तो फलन मतलब होता है बच्चों केवल एक पुंयुग्मक, और दोहरा फलन मतलब होता है दो पुंयुग्मक। तो जब दो पुंयुग्मक और स्त्री युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो उसे दोहरा फलन कहते हैं। तीसरा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक लिंगी पुष्प है? ये भी बच्चों जनरल क्वेश्चन है। नारियल दो लिंग में होता है, पपीता भी दो लिंग में होता है, गुलमोहर ये सब एक लिंग नहीं होते हैं, और मक्का भी एक लिंग होता है। तो नारियल एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी है, मक्का एक लिंगी है, मगर गुलमोहर एक लिंगी नहीं है। तो इसमें से सही आंसर है आगे चौथा शकरकंद में शाकीय प्रजनन डैश डैश किस सहायता से किया जाता है? तो शकरकंद एक तरह का वनस्पति है, उसमें जो शाकीय मतलब जो शाखा से में जो प्रजनन होता है वो प्रजनन किसकी सहायता से होता है? जड़ की सहायता से होता है। इसका आंसर जड़ है, तना पत्ती पुष्प नहीं है। इसका सही आंसर है बच्चों जड़। वो जड़ से उगमक होता है, उसका जड़ की सहायता से प्रजनन होता है। तो शकरकंद में शाकीय प्रजनन जड़ की सहायता से होता है। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं बच्चों पार्ट 4 में। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 4 का नाम है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों जनरल क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे पर कौन सा यादगार स्मारक स्थित है? तो एक ही ऐसा स्मारक है जो यादगार है और उसका नाम है ताजमहल। रही बात कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। बीबी का मकबरा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, और एक लाल किला ये भी दिल्ली में है। तो यमुना नदी ये बॉर्डर में पड़ता है यूपी से, तो इसलिए इसका सही आंसर है ताजमहल। वैसे भी याद करने इसमें कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यादगार वर्ड ही लिखा गया, यादगार में एक ही स्मारक बनाया गया था, जो यादगार स्मारक है वो ताजमहल है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? स्वयं पोषी वनस्पतियां भोजन श्रृंखला की किस स्तर के घटक है? तो बच्चों 3 घटक होते हैं, एक होता है उत्पादक, एक प्रथम घटक, एक द्वितीय घटक, एक तृतीय घटक और लास्ट है सर्वबच्ची। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों स्वयं पोषी वनस्पतियां, स्वयं पोषी का मतलब क्या होता है? ऐसी वनस्पतियां जो सूर्य प्रकाश के उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं पोषी वनस्पति। और ऐसी वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादक। तो इसका सही आंसर है उत्पादक। तो स्वयं पोषी वनस्पतियां भोजन श्रृंखला की कौन से स्तर पे है? पहला स्तर। पहले स्तर का नाम है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है ये स्वयं पोषी वनस्पतियां। स्वयं पोषी इस शब्द का मतलब क्या है? स्वयं पोषी इस शब्द का मतलब होता है ऐसी वनस्पतियां जो सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। फिर आगे क्या है? इन वनस्पतियों को जो खाता है उस जो इन वनस्पतियों का जो भोजन टिड्डा करता है
इस टिड्डा को ही हम बोलते हैं प्रथम घटक, जिसको बोलते हैं प्राथमिक भक्षक उपभोक्ता। फिर मेढक क्या करता है, ईट टिड्डा को खाता है, इसलिए मेढक क्या हो जाएगा, द्वितीय घटक। अब इस मेढक को कौन खाता है बच्चों, गरुड़। तो नहीं, इस मेढक को कौन खाता है बच्चों, सांप। तो सांप क्या हो जाएगा, तृतीय घटक। लास्ट में इस सांप को कौन खाता है बच्चों, बाज, चील, गरुड़। तो ये हो गया, हो जाएगा सर्वभक्षी, मतलब सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इस तरह 4 घटक होते हैं बच्चों, उत्पादक, द्वितीय घटक, तृतीय घटक और सर्वभक्षी। तो इसका सही आंसर है बच्चों उत्पादक। आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नॉलेज का भी क्वेश्चन है। विश्व जैव विविधता दिन प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता का जो दिन होता है वो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 21 जून तो ये तो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून। 1 मार्च और 10 जून को 10 जून को शायद जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये जो पर्यावरण दिवस है यह है 22 मई को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में। ये सब बच्चों मैंने जो आया था ना क्वेश्चन, उसमें से भी और बोर्ड के क्वेश्चन से मिला के क्वेश्चन बनाया गया, तो इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आप। इसके अलावा बच्चों जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, पर्यावरणीय व्यवस्थापन में आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है इसके जो पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जो कानून बनाए गए, कानून, वो कानून पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सन 1980 में कौन सा कानून बनाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि सन 1980 में वन संवर्धन अधिनियम का कानून बनाया गया था। क्या है ये कानून, इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वन का संरक्षण करना चाहिए और वन के लिए जो आरक्षित जगह है उसमें किसी भी तरह का कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कानून सन 1980 में लागू किया गया था। इस कानून को अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसे 15 दिन का कारावास। वन संवर्धन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, इसका सही आंसर है 1980। उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है जो कानून के अंतर्गत पूछे जाते हैं पर्यावरण संवर्धन के लिए। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून लाया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून क्या है, इस कानून के अंतर्गत प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है और पर्यावरण को जो हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति या संस्था है, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तो उस पर क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड दिया जाएगा। तो ये कानून 1986 में लागू किया गया था। इस कानून का नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे बच्चों एक है वन्य जीव संरक्षण कानून। वन्य जीव मतलब होता है जंगल में रहने वाले जो भी जीव हैं, जैसे शेर हो गया, हिरन हो गया, बाघ हो गया, भालू हो गया, हाथी हो गया। तो इनके लिए भी एक कानून बनाया गया था सन 1972 में। इस कानून के अंतर्गत जो भी दुर्लभ प्राणी हैं जैसे बाघ, जैसे जानते हैं कि हमारे देश में बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब कुल मिला के 1800 बाघ बचे हैं। तो इन प्राणियों को जो शिकार करके जो व्यापार करते हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए यह कानून लाया गया था। यह कानून सन 1972 में लागू किया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार के ध्यान में रखते हुए अगर इन प्राणियों को मार के इनके चमड़े का निर्यात करता है या तो इनके चमड़ों को बेचता है, इनके दांतों को बेचता है, करने के साथ एसपी को दंड दिया जाता है। तो इस कानून को कहते हैं सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून। तो इस कानून का मकसद होता है कि जो दुर्लभ प्राणी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया, बचाया जा सके, मारा ना जाए। तो इस तरह बच्चों कानून पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा कानून किस वर्ष में लागू किया गया। तो मैंने आपको कानून के बारे में बताया। वन संवर्धन अधिनियम कानून ये सन 1980 में आया था। पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया था। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण कानून ये सन 1972 में आया। इसके अलावा बच्चों और भी कानून जो अभी हाल में ही आए हैं, वो कानून में से पहला कानून है जैव वैद्यकीय कचरा। ये भी कानून है। तो इसका ये कानून मतलब होता है जो मेडिकल से जो उपकरण निकलते हैं, मेडिकल से जो कचरा निकलता है, हो गया, चाहे इंजेक्शन हो गया, पट्टी हो गया, ये सब जो निकलता है इसको भी व्यवस्थापन किया जाता है।
तो सन 1998 में इसका कानून लाया गया था। इस कानून को न मानने वाले पर उचित कार्रवाई की जाती है और उसे कुछ दंड भराया जाता है। एक कानून जो बहुत ही जल्दी में ही आया था, ध्वनि प्रदूषण कानून। इस कानून के अंतर्गत ध्वनि फैलाना नहीं है, ज्यादा आवाज नहीं करना है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति रहते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उन्हें झटका भी लगता है, इसलिए इस कानून को लाया गया था, ध्वनि प्रदूषण कानून। एक ही ई कचरा कानून जो सन 2011 में लाया गया था। ई कचरा मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक से निकलने वाले प्रदूषण है, जैसे कचरा है, जैसे एग्जांपल मोबाइल की निकली बैटरी, मोबाइल का निकला हुआ ईयरफोन, कंप्यूटर के पार्ट्स, टीवी के पार्ट्स, उसको हम ऐसे वैसे जमीन में फेंक देंगे ना, उसमें से क्या निकलेगा? रेडियोधर्मी प्रदूषण निकलेगा। तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है? मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये मनुष्य को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसमें से क्या होता है बच्चों? अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और परमाणु भट्टी से किरणें निकलते हैं। इसके कारण बच्चों कैंसर रोग हो सकता है, शरीर के ऊतक नष्ट होते हैं, जनुकीय परिवर्तन होता है और नेत्र दृष्टि पर प्रादुर्भाव होता है। तो इस तरह के कानून को लाया गया, ये ई कचरा कानून है। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको 6 कानून के बारे में बताया। 6 कानून का वर्ष आप याद रखिए। ये वर्ष आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से वर्ष में कौन सा कानून लाया गया था। तो फिर से बता रहा हूँ, वन संवर्धन अधिनियम सन 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण कानून ये सन 1972 में लाया गया था। जैव वैद्यकीय जो कचरा है सन 1998 में लाया गया था। ध्वनि प्रदूषण को सन 2000 में लाया गया था और ई कचरा इसे सन 2011 में लाया गया था। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आगे बच्चों, अगला है आखिरी पार्ट 5, हरित ऊर्जा की दिशा में। बच्चों ये भी क्वेश्चन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, सोलार कुकर में सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सोलार पैनल का तो उपयोग नहीं किया जाता है, सिलिकॉन सेल का भी उपयोग नहीं किया जाता है। उसका आंसर है दर्पण। दर्पण की सहायता से, जो अवतल दर्पण होता है उसकी सहायता से क्या किया जाता है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उसमें सोलार कुकर से उस दर्पण का उपयोग करके सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कांच के ढक्कन से भी नहीं इसका उपयोग होता है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत है जो हरित ऊर्जा का स्रोत नहीं है? हरित ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों? हरित ऊर्जा मतलब होता है वह ऊर्जा जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, जो पर्यावरण को संतुलन बना के रखता है, उसे हरित ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें बच्चों पवन, ये हरित ऊर्जा है बच्चों। प्राकृतिक गैस, ये भी हरित ऊर्जा है बच्चों। सूर्य प्रकाश, ये भी हरित ऊर्जा, ये भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो जीवाश्म ईंधन, ये जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या है बच्चों? हरित ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब ये बच्चों, ये जीवाश्म ईंधन होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जो जमीन पे दब जाते हैं, जो प्राणी या तो किसी तरह से कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जो प्राणी या तो कचरा जो नीचे जमीन में लाखों वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक जमीन में दबा रहता है, उसके बाद जो उसका रूपांतरण होता है, उससे जो ईंधन मिलता है, उस ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। देखो नाम है जीवाश्म, मतलब जीव का अस्म, मतलब जो जीव जमीन में दब जाते हैं लाखों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक, उसके ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है बच्चों, ये किसी भी तरह का हरित ऊर्जा नहीं है। जीवाश्म ईंधन का अगर मैं नाम लूं जीवाश्म ऊर्जा का, तो जैसे एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे जो घातक प्रदूषणकारी जो गैस होते हैं, इन्हें कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इनके ज्वलन से बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठोस कण से युक्त धुआं बाहर छोड़ा जाता है और ये धुआं क्या करता है? हवा को प्रदूषित करता है और हवा के प्रदूषण के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पे भी घातक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिससे मनुष्य को और श्वसन संस्थान के प्रॉब्लम के साथ साथ दमा जैसा रोग होता है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसलिए यह क्या है? प्राकृतिक, यह हरित ऊर्जा नहीं है। अगला, सोलार लैंप में से कौन सी ऊर्जा
किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो एक उष्मा ऊर्जा, उष्मा मतलब होता है हीट, नहीं। पवन ऊर्जा मतलब होता है हवा, ये भी नहीं। प्रकाशीय ऊर्जा, तो सोलार लैंप में बच्चों प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ध्वनि तो होगा ही नहीं। तो सोलार लैंप में प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये पार्ट 5 में ये 3 क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह ये पांचों हो गया है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे आपको बताना था कि ये 5 क्वेश्चन 5 पार्ट के 5 कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह बच्चों टॉपिक तो अपना क्लोज हो गया है, खत्म हो गया है, इसमें और कुछ बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। हमारा आज का टॉपिक था बच्चों चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर से मैं अगर आप चाहिए तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पार्ट 1 में से निम्नलिखित में से होमोसेपियंस, तो इसका पहला उदाहरण दिया है, कौन सा है? नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव का मतलब होता है बुद्धिमान मानव। 1 लाख वर्ष पूर्व मानव का जैसे मस्तिष्क विकसित हुआ है, तो उस विकसित मस्तिष्क का नाम रखा गया तो होमोसेपियंस, और इसी का पहला उदाहरण है नियंडरथल मानव। आगे डीएनए धागे पर से विद्यमान जानकारी को एमआरएनए के धागे पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 4 प्रक्रिया होती है, हस्तांतरण, भाषांतरण, प्रतिलेखन और उत्परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है बच्चों प्रतिलेखन। क्योंकि जो बच्चों हस्तांतरण और जो भाषांतरण होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये उल्टा काम करता है। ये हस्तांतरण क्या करता है बच्चों? ये एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर एक एक करके जो ट्रिप्लोइड कोडॉन होता है वो क्या करता है, उसके अंतर को राइबोसोम तक सरकाता है। ऐसी प्रक्रिया को हस्तांतरण करते हैं। परंतु जो भाषांतरण होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये जो एमआरएनए में जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके जो पूरक कोडॉन का, पूरक कोडॉन मतलब होता है एंटी कोडॉन, उसको धारण करने के लिए जो टीआरएनए में जो प्रतिन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं भाषांतरण। और प्रतिलेखन में क्या होता है बच्चों? प्रतिलेखन में होता है डीएनए पर जो स्थित जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आरएनए की तरफ जो निर्मित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रतिलेखन कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा है एनेलिडा, डैश करके लिखा गया एनेलिडा और संधिपात, संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी इसका मतलब पहले समझिए, संयोजी कड़ी का मतलब होता है कुछ वनस्पतियों और कुछ प्राणियों के शारीरिक लक्षण के समूहों को, दो विभिन्न समूहों को जोड़ा जाता है और इनको जोड़ने वाले जो समूह को जोड़ा जाता है उसी को कहते हैं संयोजी कड़ी। तो इसमें बेटा 3 संयोजी कड़ी होता है, एक होता है पेलिटपस, दूसरा होता है पेरिपेटस और तीसरा है लंगफिश। पेलिटपस में क्या होता है बच्चों? पेलिटपस में सरीसृप और स्तनधारी प्राणी होते हैं, और पेरिपेटस जो दूसरा ऑप्शन है पेरिपेटस, इसमें होता है एनेलिडा और संधिपात। और जो तीसरा है बच्चों लंगफिश, इस लंगफिश में क्या है बच्चों? मत्स्य प्राणी और उभयचर वर्ग के प्राणी होते हैं। इसका सही आंसर है बच्चों पेरिपेटस। बच्चों एग्जाम में संयोजी कड़ी पे आपको टिप्पणी भी पूछा जाता है कि संयोजी कड़ी पर टिप्पणी दो। तो संयोजी कड़ी पे आपको बताना है इसकी परिभाषा, और आपको इन तीनों में से कोई 2 उदाहरण आपको एक्सप्लेन करना है कि पेरिपेटस में सरीसृप और स्तनधारी प्राणियों के समूह को जोड़ा जाता है और पेरिपेटस में एनेलिडा और संधिपात प्राणी। पार्ट 2 में जनरल क्वेश्चन है बच्चों, जो कार्बोज पदार्थ जो हम चावल, दाल और रोटी खाते हैं उसमें से जो हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोज पदार्थ बच्चों हमको आलू से भी मिलता है। तो कितनी ऊर्जा हमको मिलती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा हमको मिलती है। आगे कायिक कोशिका और मूल कोशिका मार्च 2019 का क्वेश्चन है। कायिक कोशिका और मूल कोशिका किसके विभाजन द्वारा होता है? तो यह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। बोर्ड में इसके अलावा आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अर्धसूत्री और समसूत्री में अंतर बताओ। तो मैंने आपको अंतर पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा आपको मुकुलन और क्लोनिंग में टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। तो आपको पहले फिलहाल इसका सही आंसर आपको याद रखना है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा ये विभाजन होता है कायिक कोशिका और मूल कोशिका। आगे तीसरा केंद्रक का विभाजन, तो ये आपको याद रखना है कि जिस तरह समसूत्री विभाजन की 4 अवस्था होती है, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, अंतावस्था और पार्श्वावस्था। तो जो केंद्रक का जो विभाजन होता है बच्चों वो हमको मध्य अवस्था में दिखाई देता है। मध्य में केंद्रक मध्य में ही होता है, बीच में ही होता है, और इसकी अवस्था का भी नाम क्या है? मध्य अवस्था। आगे जनरल क्वेश्चन है, किण्व क्या होता है? किण्व बच्चों एक तरह का बैक्टीरिया है, एक तरह का बच्चों कवक है ना, बैक्टीरिया नहीं है, जीवाणु नहीं है, वो एक तरह का कवक है। कैसा कवक होता है बच्चों? ब्रेड देखा है? ब्रेड आपने रोटी देखा होगा, उस रोटी ब्रेड को कुछ 1-2 दिन के लिए डब्बे में बंद कर दो और उसको बाद में निकालोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे फफूंदी बन जाएंगे, इस फफूंदी को ही बोलते हैं कवक।
या तो कभी कभी क्या करो मालूम, मैं ब्रेड को गीला कर दो और गीला करके कहीं पे पैक कर दो और ऐसी जगह पैक करो जहाँ पे हवा ना पहुंचे, उसके बाद उसमें से जो तैयार होगा वो कवक होगा। आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण बोलता हूँ, अचार। अचार के डिब्बे को ना कुछ दिन के लिए बंद करके रखो, खोलो मत, उसमें हवा मत जाने दो, तो उसके अंदर जो सफेद सफेद कलर का जो फफूंदी बनेगा, उस फफूंदी को ही बोलते हैं कवक। तो कवक क्या है बच्चों, एक कीड़ो है। पुयुग्मक और स्त्री युग्मक, पुयुग्मक और स्त्री युग्मक के संयोग की प्रक्रिया से क्या बनता है बच्चों, दोहरा फलन बनता है। एक्चुअली देखा जाए तो उनके संयोग से फलन ही बनता है, मगर अगर एक पुयुग्मक रहेगा तो फलन बनेगा, और जब दो पुयुग्मक बनेंगे तो उससे क्या बनेगा बच्चों, दोहरा फलन। आगे, कौन सा पुष्प एक लिंग पुष्प नहीं है, तो याद रखना आपको गुलमोहर, यह भी जनरल क्वेश्चन है बच्चों। गुलमोहर एक ऐसा पुष्प है जो एक लिंग पुष्प नहीं है। आगे, शकरकंद, ये एक तरह का वनस्पति है, पौधा है जिसमें जो शाकीय प्रजनन होता है वह जड़ की सहायता से होता है, जड़ से ही उसके शाखा निकलने चालू होते हैं। पार्ट 4, यमुना नदी किनारे पर कौन सा यादगार स्मारक स्थित है, तो ये भी जनरल क्वेश्चन है, ताजमहल। स्वयं पोषी वनस्पतियां भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, भोजन श्रृंखला की कुल 4 अवस्था होती है। 4 अवस्था में एक हो गया उत्पादक, एक हो गया है द्वितीय घटक, तृतीय घटक, तो लास्ट है सर्वभक्षी। तो उत्पादक मतलब ये होता है, उत्पादक का मतलब ये होता है बच्चों स्वयं पोषी वनस्पतियां। स्वयं पोषी वनस्पतियों का मतलब होता है ऐसी वनस्पतियां जो प्रकाश संश्लेषण के, सूर्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। द्वितीय घटक क्या होता है, द्वितीय घटक मतलब होता है जो स्वयं पोषी वनस्पति पर निर्भर होता है, उसे द्वितीय घटक कहते हैं। जैसे टिड्डा, टिड्डा टिड्डा क्या करता है बच्चों, टिड्डा वनस्पतियों को खाता है और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, टिड्डा वनस्पतियों को खा के अपना भोजन पूरी तरह से पूरा करता है, इसीलिए इसको कहते हैं द्वितीय घटक। तृतीय घटक क्या होता है बच्चों, तृतीय घटक में टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है, इसलिए मेढक क्या हो गया बच्चों, तृतीय घटक। उसके बाद मेढक को कौन खाता है, सॉरी, मेढक क्या हो गया, द्वितीय घटक। मेढक को कौन खाता है बच्चों, मेढक को खाता है सांप, इसलिए उसको बोलते हैं तृतीय घटक। और लास्ट में सांप को कौन खाता है बच्चों, बाज, गरुड़ या तो चील, उसको कहते हैं सर्वभक्षी। तो समवर्षीय वनस्पति का दूसरा नाम है उत्पादक, इसलिए इसका सही आंसर उत्पादक। और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चों 22 मई को ही। इस पर्यावरण दिवस को भी बोलते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मई याद रखिएगा, 22 मई। पार्ट 5, हरित ऊर्जा। तो हरित ऊर्जा में बच्चों सोलार कुकर के लिए सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का, तो दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा हरित ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो हरित ऊर्जा मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, जो पर्यावरण को संतुलन बना के रखता है। तो पवन बच्चों ये पर्यावरण को संतुलन बना के रखता है, इसलिए हरित ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस ये भी हरित ऊर्जा है। सूर्य प्रकाश ये भी हरित ऊर्जा है बच्चों, ये भी पर्यावरण को संतुलन बना के रखती है। जीवाश्म ईंधन यह हरित ऊर्जा नहीं है, क्योंकि हरित ऊर्जा का मतलब जीवाश्म मतलब होता है जो लाखों वर्ष सैकड़ों वर्ष जो जमीन में जो वनस्पतियां दब जाती हैं, या तो जीव जब दब जाते हैं, जानवर दब जाते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये लोग मर जाते हैं, उसी में दब जाते हैं, और लाखों वर्ष सैकड़ों वर्ष पूर्व इसमें से ईंधन प्राप्त होता है, इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। लास्ट है बच्चों सोलार लैंप। सोलार लैंप में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, पार्ट 4 में आपको कानून के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको बच्चों 4 कानून बताया था, वो चारों कानून, सॉरी 4 नहीं 6 कानून बताया था आपको। 6 कानून का नाम याद रखिए आप लोग। वन संवर्धन अधिनियम कानून जो सन 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये लाया गया था सन 1986 में। वन संवर्धन का मतलब होता है कि आपको वन के लिए जो आरक्षित जमीन है, जो जगह है, उस पर आपको किसी भी तरह का उपयोग नहीं करना है। पर्यावरण के लिए मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब होता है इसमें आपको पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है। एक होता है वन्य जीव संरक्षण कानून सन 1972 में लाया गया था। इसमें प्राणियों को मारना नहीं है और दुर्लभ प्राणियों को मार के उनके चमड़ों का व्यापार नहीं करना है। फिर आया था सन 1998 में जैव वैद्यकीय मतलब मेडिकल वाला, इसके लिए जो कानून लाया गया था सन 1998 में लाया गया था। ध्वनि प्रदूषण कानून लाया गया था सन 2000 में। इसके अंतर्गत व्यक्ति को ध्वनि फैलाना नहीं है, ज्यादा भरकम आवाज का उपयोग नहीं करना है अपने गाड़ियों में,
हॉर्न के लिए। रात को 10 बजे के बाद कुछ गाना बजाना नहीं करना है आपको, तो ये सब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। रोड पे चलने वाले जो हॉर्न बजते हैं उसकी एक सीमा लागू की गई थी कि इतना ही आवाज का हॉर्न यूज करना है। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इसका कानून लाया गया था सन 2011 में। तो बच्चों कानून के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। तो इस बच्चों हमारा समाप्त हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको इसमें कुछ भी आपको पूछना है, कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। यस, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कुछ पूछना है आपको कोई पार्ट के बारे में, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझा नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। हाँ बच्चों बोलो बेटा। इमादुल्ला, मानसिक अनुजिया, पूछो बेटा क्या पूछना है आपको? इमदुल्ला पूछो बेटा। इमदुल्ला पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक में जो दोहरा फलन होता बताया ना, हाँ वो कैसे होता समझा नहीं, मतलब क्या है वो? बच्चों, फलन मतलब होता है, जैसा कि मैं आपको बोल सकता हूँ, फलन का मतलब ये होता है निषेचन। तो जब एक स्त्री युग्मक और पुरुष युग्मक का जो संयोग होता है, उससे जो एक फलन तैयार होता है, उससे जो एक संयोग होता है उसी को फलन कहते हैं। इस फलन से क्या बनता है? भ्रूण तैयार होता है। मगर जब उसी समय दो पुयुग्मक का उपयोग किया जाता है बच्चों, पहले पे आपको मैं एक अंतर बता दूं, फलन क्या होता है। फलन मतलब होता है बच्चों पुरुष युग्मक। पुरुष युग्मक मतलब होता है शुक्राणु, और स्त्री युग्मक मतलब होता है डिंब, अंडकोश का। जब इसका संयोग होता है तो इसके संयोग से भ्रूण बनता है, और भ्रूण के निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है इसी को निषेचन कहते हैं, फलन कहते हैं। परंतु वनस्पतियों में क्या होता है? जब दो पुयुग्मक भाग लेते हैं, एक साथ दो पुयुग्मक भाग लेते हैं, तो जो दो पुयुग्मक भाग लेते हैं ना, तो उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं दोहरा फलन। तो दोहरा फलन में क्या होता है बच्चों? दो पुयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों के से संयोग करने के साथ भ्रूणपोष बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में दो पुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा फलन कहते हैं। हाँ बच्चों, और कोई? मानसी पूछो बेटा। हेलो सर, पार्ट 5वें का पहला ये क्वेश्चन बताओ। हाँ बेटा बोलो। सोलर कुकर वाला? तब बहु विकल्प वाला जो पहला है। हाँ, ये सोलर कुकर में सौर ऊर्जा वाला। सोलर कुकर बच्चों एक तरह का कुकर है, उसमें एक दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। और उस सोलर कुकर में क्या करते हैं बच्चों, उसको ना सूर्य प्रकाश के सामने रख देते हैं, और वो अवतल दर्पण क्या करता है, उसको अपनी तरफ से रोशनी खींचता है सूर्य प्रकाश से। और रोशनी खींच के ना उसके कुकर के अंदर जो भी खाना रखते हैं, खाना से भी समझो मैंने दाल रख दिया, तो सूर्य प्रकाश की रोशनी खींच के क्या करता है, उस दाल को पका देता है। मतलब इसके लिए हमें किसी तरह का गैस का उपयोग नहीं करना पड़ता है, किसी तरह का अग्नि का उपयोग नहीं करना पड़ता है, ये सूर्य प्रकाश की सहायता से हो जाता है। अगर मैं सूर्य प्रकाश के सामने कोई टोप में खाना रख दिया तो खाना जल्दी पकेगा नहीं। अगर मैं उसको सोलार कुकर के अंदर रखूंगा तो जो दर्पण होता है ना, दर्पण तो क्या करता है, पूरी रोशनी को अपनी तरफ खींचता है, और रोशनी खींच के क्या करता है, वो रोशनी को सीधा उस भोजन की तरफ भेजता है। और भोजन पे भेजने के बाद वो भोजन क्या होता है, 15 से 20 मिनट के अंदर पक जाता है। तो जो उसको पकाने के लिए जो दर्पण, जो जिस उपकरण का उपयोग होता है, वो उपकरण होता है दर्पण। देखो बच्चों, कुकर देखो, हमारे घर में भी कुकर है बच्चों, और ये नाम है सोलर कुकर। दोनों में अंतर क्या है बच्चों? सोलर कुकर में खाना ना सूर्य प्रकाश की सहायता से पकाया जाता है, और हमारे जो घर में कुकर है ना बच्चों, ये गैस अग्नि की सहायता से पकाया जाता है। तो सोलर कुकर में कैसे पकता है, उसमें खाना को रखा जाता है, समझो मैंने चावल रख दिया, अब उसमें एक दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। वो क्या करता है, सूर्य प्रकाश से सौर ऊर्जा खींचता है, और वो क्या करता है, उसके अंदर रखे हुए भोजन को पका देता है। और किसी को कुछ पूछना? सर, इसका कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं बेटा, क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है, और वैसे भी सूर्य प्रकाश तो चारों तरफ फैला ही है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है, ना किसी भी पर्यावरण को हानि है, ना प्रदूषण को हानि है।
बस फर्क ये है कि इससे जो भोजन बनता है वो बहुत समय लेता है पकने के लिए, और ये भी हो सकता है कि उससे जो भोजन पके ना वो पूरी तरह से अच्छी तरह से ना पके, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, और समय के साथ साथ क्या होता है कि इसमें ना सूर्य प्रकाश की रोशनी ना ऊपरी भाग तक रह जाती है, अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। और हमारे घर में जो अग्नि की सहायता से हम लोग पकाते हैं उसको क्या करते हैं, हिलाते डुलाते रहते हैं, ठीक और वो बात है। नीचे से अग्नि से। यस, और किसी को कोई क्वेश्चन? अभिषेक पूछो बेटा। और किसी को doubt? अभिषेक पूछो। अभिषेक अपना माइक ऑन करो। सर हाँ हाँ बेटा सर, बोलो। इसका पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ बेटा भेजता हूँ मैं पीडीएफ, मैं सर को भेज दूंगा, सर फिर इसका सर आपको पीडीएफ भेज भेज देंगे। दीजिए। यस 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 यस, मैं सर को भेज दूंगा बेटा, हाँ फिर सर। आप सर आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है बेटा। और किसी को कुछ तो क्वेश्चन पूछना है बच्चों इस टॉपिक से संबंधित? सर ने आज जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेश्चन पेपर से संबंधित कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ सर, शायद अभी किसी बच्चे को सवाल यस नहीं सर, पूछना है, किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। यस सर। धन्यवाद सर जी, सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। नंबर भेज दूंगा। हाँ हाँ सर, सर, आपकी आवाज आवाज कट रही है। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, ये पीडीएफ बच्चों को देना है, ये पीडीएफ बच्चों को देना है, तो मैं कैसे हाँ आपको भेज दूं कि देने सर को भेज दूं, ग्रुप में हाँ, डालने ग्रुप के लिए बच्चों के लिए? सर। हाँ, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए 10th वाले ग्रुप में अपने। ग्रुप में मैं भेज दूं? हाँ सर 10th के ग्रुप नहीं है, खाली अपना ऑनलाइन को ग्रुप बनाया ना, मेरे को 10th ग्रुप हाँ, में ऐड नहीं किया बच्चों लोग के ग्रुप में। नहीं नहीं, आप ऑनलाइन के ग्रुप में या दिनेश सर को हाँ भेज सर, दीजिए, वो उसमें भेज देंगे सर। हाँ हाँ, टेलीग्राम और बच्चों को ना, इसमें। ओके सर, हाँ ठीक है। ओके, धन्यवाद सर जी। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, यस सर। एंड करें ना सर?